जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग आज सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। 7 जिलों की 24 सीटों पर 23 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 35,000 से अधिक विस्थापित कश्मीरी पंडित भी वोट डाल सकेंगे। जम्मू कश्मीर के पहले चरण के चुनाव में 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं। 8 सीटें जम्मू डिवीजन और 16 कश्मीरी घाटी में हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 219 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 9 महिलाएं और 90 से ज्यादा निर्दलीय शामिल हैं। खास बात यह है कि पुलवामा की पंपोरा सीट में सबसे ज्यादा 14 और अनंतनाग की बिजबेहरा सीट पर केवल 3 उम्मीदवार है। यह चुनाव 10 साल बाद हो रहा है, जिसमें पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा भी मैदान में है। नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। चलिए, इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हम सीधे जुड़ते हैं हमारे संवाददाता अरशद भट्ट के साथ, जो कि डोडा से है, जम्मू कश्मीर में है। चूंकि जम्मू कश्मीर के पहले चरण में चुनाव में अब कितनी वोटिंग अभी तक दर्ज हो चुकी है, कितने प्रतिशत मतदान हो चुके हैं? जी, जम्मू कश्मीर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद इलेक्शन में लोग हिस्सा ले रहे हैं और जम्मू कश्मीर में 10 साल में पहले इलेक्शन में वोट जारी है और लोगों का काफी रुझान है और काफी खुशी महसूस हो रही है। लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, खासकर नौजवान और बुजुर्ग जो है ये 10 साल के बाद ये आज वोटिंग कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। और अभी तक अगर बात की जाए परसेंटेज की तो लोग सुबह 6 बजे से ही वोटिंग कर रहे हैं और जहां तक हमने बात की और ये वहां से हमें ये बताया गया कि 10% अभी वोटिंग हो गई है। और यहाँ पर आपको मैं बताने की कोशिश करूं कि जम्मू कश्मीर में तारीखी 3 मरहलों पर मुश्तमिल इंतखाबात के पहले मरहले में आज जो वोटिंग होने जा रही है और यहाँ पर जब आपको पता होगा कि 370 टूटने के बाद पहली बार यहाँ पर वोटिंग हो रही है मरकज की जानिब से। 2019 में आईन आर्टिकल 370 को मनसूख करने के बाद अब पहली बार वोटिंग हो रही है यहाँ पर। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की क्या स्थिति है, खासकर कश्मीरी घाटी के संवेदनशील इलाके में क्या स्थिति है, सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई है? जी, अगर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी जो है अगर इनकी बात की जाएगी तो सिक्योरिटी फोर्सेस काफी सख्त की गई है और टाइट यहाँ पर उनको थोड़ी चुनौती पेश आ सकती है, क्योंकि दूर दराज इलाके जहां मैं खड़ा हूं बहुत पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर रोड की कनेक्टिविटी नहीं है और यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को एक ही बात को अगर चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है वो रोड की कनेक्टिविटी की वजह से। बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है बखूबी से अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। जी, कश्मीरी घाटी जैसे संवेदनशील इलाके में क्या इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के? जी, कश्मीर में पहले से ही जब से 370 टूटा है तब से ही सिक्योरिटी जो है काफी सख्त रखी गई है और चप्पे चप्पे पे चेकिंग होती है और मतलब कि जैसे हिंदुस्तान के दूसरे अलग अलग जो रियासतों के मुकाबले अगर देखा जाए तो बहुत सारे यहाँ पर आपको सिक्योरिटी फोर्सेस मिलेंगे और सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए गए हैं। क्या कश्मीरी पंडित भी वोट डालने आ रहे हैं? अगर बात की जाए कश्मीरी पंडित की तो सबसे ज्यादा अगर खुशी देखी जाएगी तो कश्मीरी पंडित भारी तादाद में वोटिंग करने जा रहे हैं और उनका यही मकसद है कि हमारा जो पंडित है उनकी जो रिजर्व सीट रखी है वो कहीं ना कहीं ये चाहेंगे कि हमारा पंडित जो है वो इस बार इलेक्शन जीत सकता है और वो उनको जितवाएंगे। मतलब कि कोशिश यही रहेगी पंडितों की। हमारी कौन कश्मीरी पंडित कैंडिडेट खड़े हैं इलेक्शन में? जी, 3 कैंडिडेट अभी खड़े हैं जो 3 सीट रिजर्व रखी है और वो तीनों उम्मीदवार काफी मजबूती के साथ खड़े हैं और ऐसा लगता है कि वो ये इलेक्शन जीतने में कामयाब हो सकते हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए क्या कोई अलग से विशेष व्यवस्था की गई है वोटिंग डालने की? क्योंकि देखा गया 35,000 जो कश्मीरी पंडित है उनको वापस से विस्थापित किया गया है, तो उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था की गई है? जी, वैसा कुछ मतलब कि उनके लिए अलग सा इंतजाम नहीं रखा गया है। हाँ, ये जरूर बात है कि जो रिजर्व सीट रखी है ज्यादातर इस सीट पे जो 3 सीटें हैं उस पे ज्यादातर कश्मीरी पंडित की जो तादाद है
वो ज्यादा है। तो जाहिर सी बात यह है कि वो जो है वो ज्यादा कश्मीरी पंडित है, उसमें थोड़ी कश्मीरी भी है, लेकिन ज्यादा जो इम्कान है वो कश्मीरी पंडित की कैंडिडेट की तरफ ही है। अर्शद, पुलवामा और अनंतनाग ये दोनों बेहद महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सीटें मानी जा रही है, इनमें क्या माहौल देखने को मिल रहा है? जी, पुलवामा जो है, दिलचस्प बात यह रहेगी कि पुलवामा में आपको याद होगा कि पुलवामा में पिछले ये महीने में भी इनकाउंटर बढ़ा था और आज भी कहीं ना कहीं एक्टिविटीज मिल रही हैं, लेकिन अच्छा, कहीं ना कहीं ये जो है सिक्योरिटी फोर्सेस उनके लिए भी चैलेंज रहेंगी और जो यहाँ पर उम्मीदवार है उनके लिए भी, और कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी बड़ी चैलेंज रहेगी। और खास बात यह है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो यहाँ पर ज्यादा इंतजामात किए गए हैं। किसका माहौल देखने को मिल रहा है वहां पे? पुलवामा में अगर बात की जाए तो पुलवामा में ज्यादा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और यहाँ का जो माना जाएगा वो जो AIP, वो भी यहाँ पर ज्यादा भीड़ देखने को मिली और वो लोग जो है AIP और NC के तरफ ज्यादा रुझान दे रहे हैं। और खुशी इस बात की है लोगों को कि इंजीनियर रशीद को 5 साल के बाद जेल से छोड़ा गया और ज्यादातर उन्हीं के लिए वो लोग देख रहे हैं कि हम इंजीनियर रशीद को जितवाने की कोशिश करें। जी, और अनंतनाग में क्या माहौल है? अनंतनाग की बात अगर करें तो पहले से ही यहाँ पर जो है ये NC का गढ़ माना जा रहा है और अब भी वही है, क्योंकि NC जो है अनंतनाग के लिए काफी डेवलपमेंट की और NC यहाँ से कहीं ना कहीं NC अपना जो है सीट निकालने में कामयाब भी हो सकती है। और लोगों का, जैसे मैंने लोगों से बात की अनंतनाग के, और उन्होंने साफ तौर ये कहा कि इस बार भी हमने जो पहले हमने कैंडिडेट उठाए थे NC के, उसी को हमने फिर से वोटिंग करनी है। चूंकि जम्मू कश्मीर में वोटिंग सुबह से शुरू हो चुकी है, जैसा आपने बताया, क्या वोटिंग के दौरान किसी इलाके में सुरक्षा को लेकर कोई चुनौती सामने आई है, कोई मुसीबत सामने आई हो या कुछ ऐसा कोई हादसा हुआ तो बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब से इलेक्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोगों और फोर्सेस के दरमियान काफी तालमेल बना रहता है और फ्रेंडली यहाँ पर लोग उनके साथ बात करते हैं और ऐसा कोई मसला या कोई मामला पेश नहीं आया है अब तक। जी, चूंकि अब चलिए अब बात करेंगे PDP पे। PDP की चीफ जो है महबूबा मुफ्ती, उनकी बेटी इल्तिजा चुनाव लड़ रही है, उस पर प्रतिक्रिया है वहां के लोगों की? जी, जो महबूबा मुफ्ती, इल्तिजा मुफ्ती की जो उनकी बेटी है इल्तिजा मुफ्ती, और वो बिहार से इलेक्शन लड़ रही है और कहीं ना कहीं लोगों में जो उनका जो महबूबा मुफ्ती का जो फादर है मुफ्ती मोहम्मद सईद, वो इल्तिजा मुफ्ती का जो नाना है, और कहीं ना कहीं वो जो एक्स फैक्टर वो बन सकते हैं कि उनके जो वहां से उनने काफी इलेक्शन जीते हैं और आज भी इल्तिजा मुफ्ती जो है वहां पर अपनी लीड बरकरार रख सकती है। ओके, क्या लोकप्रिय है, उनको लोग पसंद करते हैं, जनता पसंद करती है जैसे महबूबा मुफ्ती को पसंद करती थी? हाँ, वो आने वाले जैसे वो उन्होंने कैंपेन किया और वो उनका जो रुझान है लोगों में बढ़ता गया, और बाद में जब ऐसा लग रहा था कि जो इल्तिजा मुफ्ती यहाँ पर जो लोगों के दिल नहीं जीत सकती, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने वो मकाम हासिल किया है। आज उस स्थिति पे है कि वो महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती मोहम्मद सईद की जगह ले सकती है। जी, चूंकि अगले सवाल पे आऊंगा, जम्मू डिवीजन और कश्मीरी घाटी में मतदाताओं की भागीदारी में क्या अंतर देखने को मिल रहा है? जी, अगर बात की जाएगी तो जम्मू कश्मीर के जो कश्मीर में पहले से ही जो परसेंटेज वोटों की, जम्मू डिवीजन और कश्मीर घाटी दोनों की अलग अलग बताइए आप। जी, अगर जम्मू की बात की जाए तो जम्मू में सबसे ज्यादा वोटिंग जम्मू डिवीजन में ही होती है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अगर कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर में पहले से ही लोगों में थोड़ा इंटरेस्ट कम होता जाता है और वो वोटिंग कम करते हैं। कश्मीर में खास बात ये होती है कि कश्मीर में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं लोग वोटिंग करने में, वो पहले से ही आया है और वो आता रहेगा। क्या कारण है इसका? इसका कारण यही था, पहले हुर्रियत का वो शिकार हुए थे, उसके बाद जो है वहां पर आपको पता है इनकाउंटर होते हैं और लोग कहीं ना कहीं डर भी महसूस करते हैं कि कहीं एक जगह अगर हम भीड़ जमा करें क्या पता कुछ भी हो सकता है। मतलब कि लोगों में ये जो खौफ है, जब तक न ये खौफ उनके दिल से निकलेगा तब तक वो ऐसे ही रहेंगे।
अगर आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जब 370 टूटने के बाद अब जो है जम्मू कश्मीर में लोग खुल के चल रहे हैं, और खास तौर पर कश्मीर घाटी में लोग खुल के चल रहे हैं। और जो है जम्मू कश्मीर से जो है बाहर के, जो इंडिया के बाहर से भी लोग आते हैं और टूरिस्ट आते हैं, बाहरी तादाद में आते हैं, लेकिन पहले ये देखने को नहीं मिलता था। जी, यानी कि आपका कहना है 370 आने के हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में एक अलग माहौल आया है, जनता के मन में से एक भय निकला है, और जो नॉर्मल जो रूटीन वर्क है वो आसानी से कर रही है जनता। जी जी, बिल्कुल। जैसे कहीं ना कहीं उनके दिल में जो डर होता था वो कश्मीर आने के लिए तैयार नहीं होते थे। जब से धारा 370 को खत्म किया गया है और लोगों में ये खुशी हो रही थी और वो लोगों में ये जश्न का माहौल हुआ था पहले के, हम वहां पर जमीन खरीदे, हम वहां पर अपना मकान बनाए, प्रॉपर्टी ले, और लोग आज भी वैसे ही रहे हैं। और उनकी ये उम्मीद है कि ऐसे ही कश्मीर घाटी रहनी चाहिए ताकि कोई दंगा फसाद ना हो। जी जी, चलिए आगे बढ़ते हैं कि चुनाव में महिलाओं और युवा मतदाता, युवा वोटर्स की क्या हिस्सेदारी है और इसको लेकर उनका क्या रुझान है? जी, अगर सबसे पहले मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि जो जम्मू कश्मीर में महिलाएं के जो वोट है वो सबसे कम रहते हैं। अगर बात की जाएगी दूसरे इलाकों की, अगर कहीं जो मेंस की जो अगर वोटिंग होती है वो 70% के हिसाब से अगर देखी जाए तो उसमें मुश्किल से 20% महिलाएं की होती है। क्योंकि पहले से मैंने आपको पहले कहा था कि डर का जो माहौल था वो कहीं ना कहीं वो आज उस डर में जी रहे हैं। जब तक ना उनके वो दिल में वो डर खत्म होगा तब तक ऐसे ही रहेंगे। जी, तो अभी भी वो डर का माहौल अभी भी महिलाओं के मन में है? जम्मू डिवीजन की अगर बात की जाए तो कोई डर नजर नहीं आता है, वो खुल के वोटिंग कर रहे हैं। अगर कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर में वो डर वैसे का वैसे ही उन महिलाओं में है और कुछ लोगों में है। जब तक ना ये युवाओं का क्या है, युवाओं का कैसा है वहां का? जो युवा है, जो नौजवान है, उनकी मन में इतनी खुशी हो रही है मानो कि वो ईद की खुशी में वोटिंग करने जा रहे हैं। और वो ऐसा समझते हैं कि इस बार हमने ऐसी डेवलपमेंट को वोट करना है और डेवलपमेंट को मजबूत करना है, चेंज को वोट करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नौजवानों की यहाँ जो बेरोजगारी जो 10 सालों में बढ़ी है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है। लोगों का, नौजवानों का ये कहना है कि इस बार हमने खुलकर वोट करना है, ज्यादा से ज्यादा अगर हमसे होगा हमने 100% करने की कोशिश करनी है। चूंकि अर्शद जी 10 साल बाद यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं तो क्या उत्साह देखने को मिल रहा है और क्या कोई चिंता दिख रही है? नहीं, अगर देखा जाए तो खुशी ही दिख रही है नौजवानों में। और क्योंकि 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं और जो आर्टिकल 370 में क्या माहौल होता था और आज आर्टिकल 370 जब मनसूख होने के बाद माहौल है, सबसे ये दो ही चीजें देखी जा रही है कि 370 में क्या हो रहा था और 370 के बाद अब क्या होगा। अब नौजवानों में ये खुशी है कि क्या पता 370 जब टूटा और उसके बाद हमें नौकरियां मिलेंगी या नहीं, अब वो सवाल उनमें वो बना रहेगा और वो जमकर वोटिंग कर रहे हैं। जी, क्या किस तरह का डेवलपमेंट चाह रहे हैं यूथ की क्या उम्मीद है? क्योंकि यूथ का कुछ होगा मकसद कि भाई हमें इस तरह का डेवलपमेंट चाहिए। जैसा आपने बताया कि रोजगार तो एक मुद्दा है, मगर रोजगार के अलावा भी एक युवा के लिए, या अपन पहले युवा की बात करेंगे, युवा के मन में क्या है, किस प्रकार का डेवलपमेंट चाह रहा है युवा? सबसे पहले जो युवा है वो यही चाहता है कि हमें एक अच्छी सी नौकरी हो, रोजगार हो, हम अपने पैरों पे खड़े हो और किसी के पैरों पे हम डिपेंड ना हो। और हम चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से यहाँ पर काम करें, चाहे वो टूरिज्म को लेकर हो या दूसरे चीजों को लेकर हो। और उनके मन में यही है कि हम अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहते हैं, चाहे कोई भी रोजगार हो हम उसके लिए तैयार हैं। और कहीं ना कहीं उनके मन में यही खुशी है कि इस बार आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद हमें नौकरियां मिल सकती हैं। जी, आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद नौकरियां मिल सकती है। सेम मैं आऊंगा युवा महिलाओं के ऊपर। महिलाएं तो अलग अलग एज ग्रुप में बटी हुई है, मगर युवा महिलाओं की क्या सोच है, किन मुद्दों को लेकर वो इस बार वोटिंग करने वाली है युवा महिलाएं? जी, वो पहले से जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पहले की सोच है वुमेन में,
जो वो सोचती है कि जो मतलब कि यहाँ पर ज्यादातर मुस्लिम मेजोरिटी है। आपको पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा मुस्लिम जो कश्मीरी की मेजोरिटी है, और यहाँ पर खुले आम उनको चलने नहीं देते हैं, क्योंकि वहां पर उनके अपने अपने रूल्स होते हैं हर एक घर में। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो मेंस है वो वोटिंग तो करते हैं, लेकिन जो वहाँ की वुमेन्स है वो उनका जो है वो डर जो है अभी भी है। क्योंकि मैंने पहले ही जिक्र किया कि वो डर बरकरार है, क्योंकि जब तक ना उनके घरों से वो उनके जो घर में जो जिम्मेवार होता है, जब तक ना वो उनको ये कहे कि आप वोट करो या उनकी मन में है, और वो ना किसी मीडिया से भी बात हो खास नहीं करती हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसी पाबंदी है, घर की जो होते हैं कोई जो जिम्मेवार होता है वो नहीं चाहता है कि कोई महिला दूसरे कोई मैन से बात करे। आजादी के इतने साल बाद भी महिलाओं की आजादी क्यों नहीं है जम्मू कश्मीर में? जी, सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि जब से यहाँ पर जो 370 जो मनसूखी के बाद जो उन्होंने मेन जो गार्ड था हुर्रियत का, उनको यहाँ से खत्म किया गया और हुर्रियत को उन्होंने जेलों में डाला। और जो वो डर था, जो उन्होंने डर बनाया था, हुर्रियत ने जो उनके मन में डर बनाया था, वो डर बिल्कुल अभी भी बरकरार है महिलाओं में। अब कहीं ना कहीं वो भी चाहती हैं कि ये जो 370 के जब टूटा, अब इलेक्शन हो रहे हैं, अब वोटिंग हो रही है, अब कहीं ना कहीं जब उनके मन में ये लगे कि अब कुछ माहौल नहीं है, पिछले जो 370 में कहीं धांधलियां होती थी, कहीं अटैक होते थे, वो यहाँ पर अब देखने को नहीं मिलेंगे। अगर इसमें बिल्कुल शांति रहा तो मुझे लगता है कि आने वाले जो भी इलेक्शन होंगे उसमें महिलाएं जो है उनके दिल में डर भी खत्म होगा। जी, चलिए अरशद जी, आखिरी सवाल, उम्मीदवारों और जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके क्या प्रमुख मुद्दे हैं और किस कौन सा मुद्दा हावी है चुनाव में? आपको याद होगा कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है और जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये रखा है कि आर्टिकल 370 को हमने वापस लाना है, बेरोजगारी को जम्मू कश्मीर से दूर करना है और यहाँ पर जो स्टेट हुड को वापस लाना है। ये बड़े बड़े मुद्दे हैं यहाँ पर जो उन्होंने हर एक पार्टी ने ये रखे हैं। क्या आर्टिकल 370 वापस लाना चाहिए? जम्मू कश्मीर के वासियों की इच्छा है कि वापस से 370 आए? अगर लोगों की माने तो लोग नहीं चाहते हैं कि 370 वापस आए, लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े लीडर है, जैसे उमर अब्दुल्ला है, महबूबा मुफ्ती है, सजाद गनी लोन जैसे भी बड़े लीडर है, वो नहीं चाहते हैं कि उनका बिजनेस बंद हो। वो चाहते हैं कि आर्टिकल फिर से आना चाहे ताकि हमारा बिजनेस दुकान चलती रहे। वो चाहते हैं दुकान चलती रहे कुल मिला के। बिल्कुल, उनका यही है पहले से ही। यहाँ पर आपको पता होगा कि आर्टिकल 370 में यहाँ पर 1 लाख नौजवानों की मौतें हुई है और कहीं ना कहीं उनका जिम्मेवार यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि ये एनसी और पीडीपी है। और वो चाहते हैं कि लोगों में ये खौफ भी है कि अगर ये जो आर्टिकल 370 है, अगर ये वापस आएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के लिए भी कुछ चिंता का विषय बन सकता है। क्या जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 अगर वापस आया तो क्या और पिछड़ जाएगा जम्मू कश्मीर? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि 370 जो ऐसी धाराएं हैं जो खाली जो है 4 आदमी जो बड़े बड़े लीडर है वही फैसला करते थे। जो लोगों तक जो स्कीमें आती थी वो यहाँ पर नहीं पहुंचती थी। आपको मैं याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी PMAY, जब मोदी ने एक स्कीम लॉन्च की थी तो सबसे ज्यादा अगर मकान मिले हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिले हैं, पक्के मकान उनको मिले हैं। 1,30,000 उनके अकाउंट में आया भी है और लोग चाहते हैं कि ऐसे ही डेवलपमेंट आगे हो। बिल्कुल बिल्कुल। पीडीपी और एनसी भारी दिख रही है बाकी पार्टीज पे अभी जो अभी तक वोटिंग हुआ है उसमें? हाँ, अभी आप अभी की बात करें तो एनसी और पीडीपी उन पे भारी पड़ रही है और खास तौर पर उनके जो वोटर है वो खुले आम ये कह रहे हैं कि हम किसको समर्थन कर रहे हैं और किसको वोट कर रहे हैं। जी, चलिए एक आखिरी सवाल, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है अभी जम्मू कश्मीर में और क्या हो सकता है आपके हिसाब से? अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में सबसे पहले अगर देखा जाए तो काफी चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर जो कश्मीर की बात अगर करें तो वहां पर लोग नाराज है थोड़े बहुत बीजेपी से, लेकिन उनके दौर में लेकर नाराज है। उनके दौर में कहीं नौकरी नहीं मिली है। जो उन्होंने वादा किया था 1 लाख नौकरियां हम देंगे, लेकिन वो नौकरियां उनको नहीं मिली है।
और दूसरी बात, अगर आम आदमी पार्टी की करें तो आम आदमी पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक ही सीट जीतने में कामयाब हो सकती है, लेकिन कहीं दूसरी जगह पर आम आदमी पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है जी। और मैं आपको एक बात और कहने की कोशिश कर रहा हूं कि AIP के जो इंजीनियर रशीद है, उनका जो है सबसे ज्यादा एक्स फैक्टर चल सकता है, क्योंकि वो इंजीनियर रशीद इस टाइम उमर अब्दुल्ला से भी ज्यादा जो सुर्खियों में रह रहे हैं, और कहीं ना कहीं इंजीनियर रशीद भी 10 से 15 सीट जीतने में कामयाब हो सकते हैं। आपने इंजीनियर रशीद की बात की। इंजीनियर रशीद ने एक बार उमर अब्दुल्ला को चुनाव भी हराया है जी। आपको पता होगा कि जो MP इलेक्शन था उसमें इंजीनियर रशीद ने काफी तादाद में जो कि 2 लाख वोट लिए थे और उमर अब्दुल्ला को पूरी तरह से हराया। और कहीं ना कहीं इस बार भी जो इंजीनियर रशीद के समर्थन में लोग हैं, वो उसी उम्मीद को लेकर के इंजीनियर रशीद को हमने जिताना है, और कहीं ना कहीं वो भी उसके रूप में चीफ मिनिस्टर देखना चाहेंगे। इंजीनियर रशीद क्या ऐसा लेकर आते हैं कि बड़े बड़े नेताओं को उनके सामने भूल खानी पड़ती है? ऐसा क्या है इंजीनियर रशीद? कौन से मुद्दों को लेकर वो जब से वो जेल में गए हैं और 5 साल के बाद वो जेल से रिहाई हुई है, तब से लोग उनको ऐसा चाह रहे हैं, और उनके जो चाहते हैं कि इंजीनियर रशीद इस बार अगर हमारी आवाज बने, क्योंकि वो हमारी वजह से वो जेल में गए। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार भी थोड़ी उनको चैलेंजें रहेंगे, लेकिन लोग जिस तरह से लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला के मुकाबले अगर देखा जाएगा तो इंजीनियर रशीद सबसे भारी पड़ने वाले हैं इस बार। इंजीनियर रशीद अगर ज्यादा सीटों के साथ उनकी पार्टी अगर आती है और चीफ मिनिस्टर उनका बनता है, या इंजीनियर रशीद चीफ मिनिस्टर बनना चाहेंगे? जी, उनकी दौड़ तो यही है। वो उनका सोचना यह है कि हम जो है, जैसे गुलाम नबी आजाद की पार्टी है, वो चाहते हैं उनसे मिलूं, और कहीं न कहीं बीजेपी कह रहे हैं कि इंजीनियर रशीद जो है हमारे साथ है। जो वो चाहते हैं कि अगर थोड़ी बहुत जो आजाद उम्मीदवार है वो इंजीनियर रशीद के साथ मिले, और कहीं से 46 जो है वो पार हो जाए और हमारा CM बने, और वो चाहते हैं कि इंजीनियर रशीद को CM बनाने। बिल्कुल, पर इंजीनियर रशीद अभी बेल पे आए हुए, सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट की है, तो बेल के बाद CM कैसे बन सकते हैं? क्योंकि अभी बेल पे अरविंद केजरीवाल भी आए तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। जी, वो कह रहे हैं बार बार, उमर लोगों से ये गुजारिश कर रहे हैं कि इन्होंने 2 तारीख को वापस जाना है जेल में, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि इंजीनियर रशीद को वोट न दे, क्योंकि उन्होंने 2 अक्टूबर को फिर से जेल में जाना है। कहीं न कहीं जो लोगों की उम्मीदें हैं वो पानी में चली जाएगी। लेकिन इंजीनियर रशीद ने साफ तौर पर यह कहा कि जब आप मुझे इतनी सीटें दोगे, मैं जेल नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं फिर से बेल पे आऊंगा, लेकिन मैंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया है जिसके लिए मैं जेल जाऊं। उन्होंने कहा कि मैं जेल नहीं जा सकता हूं जब आप मुझे सपोर्ट करोगे, और कहीं न कहीं लोग इमोशनल में आके उनको वो वोट कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए अर्षद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे बेहतरीन जानकारी मिली, और दोबारा आपके पास आएंगे क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया अभी जारी है, और जैसा आपने बताया कि लगातार लोग आ रहे हैं, 10 साल बाद उनके मन में गुस्सा देखने को मिल रहा है, तो जरूर आपसे दोबारा बात करेंगे इस मुद्दे पे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।